देखो बच्चों, मैं आपको ना आज एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एनसीएलटी। क्या नाम है? एनसीएलटी। पहली बात तो आपके एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम में एनसीएलटी टॉपिक आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको एनसीएलटी कहीं ना कहीं जो बच्चे सीएस कर रहे हैं उनके कैरियर के लिए, उनके कैरियर में कहीं ना कहीं एनसीएलटी का रोल जरूर आता है। तो पहले तो एनसीएलटी की फुल फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि एनसीएलटी क्यों आया है। एनसीएलटी क्या है वो तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीएलटी क्यों आया है वो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, CSEET के बेसिस पे ही मैंने पूरे नोट्स ड्राफ्ट कर रखे हैं। आप देख सकते हो कितना स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट्स कितना क्लियर है। और मैं ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखो, पहले हम एनसीएलटी के बारे में समझते हैं कि एनसीएलटी है क्या। एनसीएलटी फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या बोला मैंने? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ, और द वर्ड इज यूज ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइब्यूनल मीनिंग का क्लैरिटी करूंगी। ट्राइब्यूनल, द वर्ड इज यूज ट्राइब्यूनल। नाउ ट्राइब्यूनल किसे बोलते हैं, है ना? ट्राइब्यूनल वर्ड यहां पे यूज किया गया। तो ट्राइब्यूनल किसे बोला जाता है? ट्राइब्यूनल का मीनिंग है क्वाशी जुडिशियल बॉडी। समझना ध्यान से, ट्राइब्यूनल का मीनिंग क्या है? क्वाशी जुडिशियल बॉडी। नाउ अब इसमें एक और वर्ड आया, दैट इज अ क्वाशी। क्वाशी का मीन्स होता है सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी। क्या बोला मैंने? सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल बॉडी? जुडिशियल मीनिंग का बॉडी का मतलब होता है कोर्ट्स। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम अगर एक साथ कंबाइन करें इन दोनों वर्ड्स को, तो हम कह सकते हैं ट्राइब्यूनल इज डीम्ड टू बी लाइक अ कोर्ट, इट सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट। तो हम कह सकते हैं इट सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट, सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट। तो अब एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई कि जो ट्राइब्यूनल है वो किसके जैसी दिखती है, जरा बताना मुझे एक बार प्लीज। ट्राइब्यूनल किसके जैसी दिखती है? कोर्ट के जैसी। कोर्ट की जैसी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ट्राइब्यूनल फुल फ्लेजेस कोर्ट है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों बोला मैंने कि एक ट्राइब्यूनल फुल फ्लेजेस कोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ट्राइब्यूनल के पास सारी पावर कोर्ट्स की नहीं है। क्योंकि ट्राइब्यूनल के पास कोर्ट की सारी पावर्स नहीं होती है, तो इसीलिए हम इन्हें फुल फ्लेजेस कोर्ट तो नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि ये कुछ काम कोर्ट के जैसे करती हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ट्राइब्यूनल। अब ये ट्राइब्यूनल वर्ड आप कहीं भी देख सकते हो। अब यहां पे हमने देखा हमारा है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। पहली बात तो आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे उठता है कि ये एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ, राष्ट्रीय लेवल पे कंपनी लॉ की कोर्ट है। राष्ट्रीय लेवल पे मैंने क्या बोला? कंपनी लॉ की कोर्ट है। पर एनसीएलटी की क्या जरूरत पड़ी ये हम समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनना कि एनसीएलटी क्यों आई और एनसीएलटी किसकी जगह आई। देखिए, अगर हम बात करें, कंपनी लॉ में भी कोई विवाद हो सकते हैं। कंपनी लॉ में भी कोई भी कंपनी सेक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, कुछ भी गलत कर सकती है, तो कंपनी को भी पनिशमेंट मिलता है। मतलब कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनको भी पनिशमेंट मिलता है। अब पहले क्या था कि जितने भी केसेस थे सारे केस कोर्ट में ही जाते थे। सारे केस कहां पर जाते थे? कोर्ट में। अब अगर एक कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस जा रहा है या कोर्ट्स में अगर केस जा रहे हैं, तो आपको एक बात तो पता होगी कि नॉर्मल कोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, उनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो कंपनी लॉ मैटर्स होते थे वो भी वही कोर्ट में जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो हमारे डिसीजंस हैं वो डिले हो रहे थे। और यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है। जब कॉर्पोरेट्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी इस पे डिपेंड होती है, उसमें कहीं ना कहीं डिसीजंस जल्दी आने चाहिए थे। तो एक तो क्विक डिसीजंस नहीं थे, पेंडिंग चलते थे, बहुत लंबा लंबा टाइम लगता था, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। लेकिन
इन्होंने क्या किया कि यहां पे ये एनसीएलटी लेके आए। अब एनसीएलटी की खास बात नंबर 1, एनसीएलटी की खास बात ये थी कि वो कंपनी की कोर्ट है। अब एनसीएलटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मैटर्स डील होंगे। एक दूसरी बात हो गई, इट मींस कहीं ना कहीं जब सिर्फ कंपनी लॉ के मैटर्स डील होंगे तो डिसीजन जल्दी आएंगे, फास्ट होगा, फास्ट डिसीजंस होंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नॉर्मल कोर्ट्स होती थी वहां पे जो केस डील करते थे सिर्फ एडवोकेट्स, सिर्फ कौन डील करते थे? एडवोकेट्स। लेकिन अगर एनसीएलटी की हम बात करें, अगर एनसीएलटी की बात करें तो एनसीएलटी के अंदर वहां पे एडवोकेट्स भी जा सकते हैं और प्रोफेशनल्स लाइक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे एक और बात हुई, क्योंकि देखो जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है उसे कंपनी की इंटरनल सारी चीजें पता है, लॉ की एक अच्छी जानकारी है। अगर वो वहां पर जाएगा तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा, प्लस पीसीएस के साथ साथ उसे एडवोकेट हायर नहीं करना पड़ेगा। एक ही प्रोफेशनल से क्या हो सकता है? काम हो सकता है। अगले फायदे की बात मैं बता देती हूँ कि जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उनके लिए भी एक अच्छा स्कोप, अच्छा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काम हुआ है। तो एनसीएलटी के बारे में अगर आपके लेवल पे मैं आपको समझाऊं तो एनसीएलटी एक ऐसी हम कह सकते हैं डीम टू बी लाइक अ कोर्ट है जो कंपनी लॉ के मैटर्स डील करती है। उसके अंदर प्रोफेशनल्स की बात करें तो सीएस, सीएस, सीएमए प्रैक्टिसिंग जो है वो भी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वहां पे वो भी एक तरीके से जो वकील करते हैं कोर्ट में, आप भी अपने केस को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है वहां पे एडवोकेट्स नहीं जा सकते, एडवोकेट भी जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स भी जा सकते हैं। अगला मुद्दा ये उठता है कि मैम आप ये बताइए, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट तो एक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट तो एक है और जैसे हाई कोर्ट्स होती हैं, तो ये किस तरीके से और कहां कहां पर है? तो वो भी मैं आपको बता देती हूं। एनसीएलटी की अगर हम बात करें, एनसीएलटी ने इसकी एक तो प्रिंसिपल बेंच बनाई, मेन बेंच, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अलग से 11 बेंचेस बनाई, मतलब टोटल 11 बेंचेस थी। फर्स्ट बेंच जो प्रिंसिपल बेंच थी दैट इज दिल्ली एंड अदर 10 बेंचेस इन अदर सिटीज, जैसे कि न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। इस तरीके से अलग अलग सिटीज में इन्होंने क्या करी, इनकी बेंचेस बनाई। इट मींस अब एक बात और साफ होगी, जैसे कंपनी अगर सिचुएटेड है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, अगर कंपनी मुंबई में सिचुएटेड है तो उसके एरिया में, जैसे जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में जो बेंच आती है वो वहां पे अपना केस डील कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई। अब मुद्दा ये उठता है, अगला मुद्दा ये उठता है कि जो एनसीएलटी है उनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो एनसीएलटी कंपनी एक्ट 1956 में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ विवाद के कारण, वो विवाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आओगे, क्योंकि अभी आपके लेवल पे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में मैं मना नहीं कर रही, मैं आपको बेस दे रही हूं, बट डिटेल में, बहुत डिटेल में हम लोग जब एनसीएलटी टॉपिक पढ़ेंगे जेआईजीएल में, तो आपको पूरा डिटेल हिस्ट्री में बताऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूं, एनसीएलटी की अगर हम बात करें तो एनसीएलटी जो है वो कंपनी एक्ट 1956 से ही आई थी, बट कुछ विवाद होने के कारणवश वो वहां पे नहीं सक्सेस हो पाई। फिर कंपनी एक्ट 2013 में कहीं ना कहीं इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी, उसमें भी बहुत दिनों तक इसके ऊपर डिस्प्यूट चला रहा, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज को लेके, और फाइनली वो जब केस फाइनल हुआ, केस सेंट्रल गवर्नमेंट जीत गई, उसके बाद एनसीएलटी के प्रोविजंस इफेक्टिव हुए। अब इसमें क्या बचा हुआ है, क्या क्या एनसीएलटी करती है? एनसीएलटी को बड़ी सारी पावर्स दे रखी है। वो पावर्स क्या क्या हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और एनसीएलटी के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया ही है। तो एनसीएलटी की जो स्थापना, एनसीएलटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी, वो किस एक्ट के तहत करी? तो वो था आपका कंपनी एक्ट 2013। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एनसीएलटी अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और इसकी इफेक्टिव डेट थी 1 जून 2016। तो अब आपके मन में ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट चला होगा कि जब 2013 में ही एनसीएलटी आ गई थी तो इसकी पिक्चर में ये 1 जून 2016 को क्यों आई? इसका रीजन मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि एनसीएलटी को लेके
एनसीएलटी को लेके विवाद था, डिस्प्यूट था और वो कोर्ट में पेंडिंग था। जब तक कोर्ट ने उसका डिसीजन नहीं दिया तब तक वो इफेक्टिव नहीं की गई। उससे कनेक्टेड प्रोविजन 2013 में ही बना दिए गए थे लेकिन पिक्चर में नहीं लेके आए। उसी के साथ साथ अगर इनकी बेंचेस की बात करें तो फर्स्ट फेज में जो बेंचेस हैं वो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स हैव सेट अप 11 बेंचेस, 1 प्रिंसिपल बेंच कहां पे है? न्यू दिल्ली। आपके एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है। एंड द 10 बेंचेस एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड अदर सिटीज। उसी के साथ साथ अगला मुद्दा यहां पे उठता है कि इनकी कंपोजिशन किस तरीके से होती है। तो देखिए जो बेंचेस हेड की जाती है, जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेंच को हेड कौन करता है? तो बेंच को हेड करते हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा यहां पे 16 जुडिशियल मेंबर एंड 10 टेक्निकल मेंबर्स एट डिफरेंट लेवल्स। और अगर आप जुडिशियल मेंबर्स की बात करो कि जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर में क्या अंतर है। जुडिशियल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास जुडिशियल बैकग्राउंड है, लाइक जजेस की हम बात कर सकते हैं। टेक्निकल मेंबर्स वो होते हैं जिन्हें कंपनी लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, वो उनकी एलिजिबिलिटी होती है टेक्निकल मेंबर्स। जैसे एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग में, तो वो भी कहीं ना कहीं टेक्निकल मेंबर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। एनसीएलटी इज द आउटकम ऑफ एरेडी कमेटी। एरेडी कमेटी का ही आउटकम है। आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेंचेस को हेड कौन करता है। तो बेंचेस विल बी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 16 जुडिशियल मेंबर्स एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स डिफरेंट लोकेशंस पे। उसी के साथ साथ आउटकम जो है वो किसका है? एरेडी कमेटी का है। वाई एनसीएलटी? मैंने इसका लॉजिक आपको बता दिया, क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट्स ही इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, बट यहाँ पे फास्टेस्ट रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट प्रोसीजर है। तो ये कह रहे हैं एनसीएलटी वाज इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस इन 2002 अंडर द कंपनी एक्ट 1956। इसकी शुरुआत तो कब की गई थी? 1956 में, लेकिन ड्यू टू द लिटिगेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया था, लिटिगेशन की वजह से, केस की वजह से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं दी गई थी, संवैधानिक वैलिडिटी नहीं दी गई, और फाइनली 2013 में एनसीएलटी पिक्चर में आई और 2013 में कॉन्स्टिट्यूट तो कर दी गई, लेकिन वहां पे भी उसी डिस्प्यूट के कारण वो पिक्चर में नहीं आ पाई है। आगे हम देखेंगे, ये भी देख सकते हो कि कंपनी एनसीएलटी कौन से एक्ट के तहत पिक्चर में आई है। तो कंपनी एक्ट 2013, नॉट बाय द कंपनी एक्ट 1956। आगे आप देखोगे क्वाशी जुडिशियल बॉडी, इट इज अ क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वाशी जुडिशियल मैंने आपको पॉइंट बहुत अच्छे से अभी अभी पहले ही क्लियर किया। क्वाशी मीन्स सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी बट नॉट अ कंप्लीट जुडिशियल। हम इसे कोर्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोर्ट की जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो काम कोर्ट करते हैं उसमें से कुछ काम यहाँ पे क्वाशी जुडिशियल बॉडी भी करती हैं। इट इज अ क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी इनकॉर्पोरेटेड फॉर डीलिंग कौन से डिस्प्यूट्स, प्लीज ध्यान देने वाली बात है, ये कौन से डिस्प्यूट्स डील करते हैं? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, और जो कैसे नेचर के हैं? सिविल नेचर के। कहां पे? कंपनी एक्ट के अंदर। प्लीज ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है। तो हमने यहां पे बात करी, इट इज अ क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी। इनकॉर्पोरेट क्यों की गई है? इनकॉर्पोरेट की गई है जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013, उनको रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है। एक एक लाइन में क्लियर कर रही हूं, एक एक पॉइंट में क्लियर कर रही हूं, इसी वजह से कि एग्जाम में अगर एक भी पॉइंट पूछे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिस्प्यूट्स एनसीएलटी डील करती है। 4 तरीके के डिस्प्यूट दे सकते हैं, उसमें से एक डिस्प्यूट कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होगा। सही आंसर होगा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। गॉट द पॉइंट? आगे चलते हैं। एनसीएलटी वर्किंग, NCLT work on the lines of a normal court of law in the country and is obliged to fairly, without any bias, determine the fact, case, decide matters accordance with प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहां पे कहा एनसीएलटी की जो वर्किंग होगी उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी, जो डिसीजन होगा, वो बायस नहीं होना चाहिए। आप किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं रखोगे। आपका उद्देश्य है दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का मौका देने के बाद ही आप किसी निर्णय पे जाओगे, और जो आपका निर्णय होगा वो तथ्य पे होगा, सबूत पे होगा, कानून के अनुसार
अनुसार होगा, ना कि किसी का पक्षपात लेने के बाद। तो इट मीन्स यहां पे एक वर्ड यूज हुआ नेचुरल जस्टिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस? जैसे जैसे आप लॉ की पढ़ाई आगे करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैं तो हर लेवल पे लॉ पढ़ाती हूं, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे CSEE को नहीं पढ़ाना क्योंकि मैं प्रोफेशनल की फैकल्टी हूं, ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आता, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। जो मेरे लिए हर लेवल के बच्चे एक समान होते हैं। मैं कभी भी अपने आप को ऐसा ट्रीट नहीं करती कि नहीं, मैं अगर CSEE या फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं छोटी फैकल्टी हो जाऊंगी, क्योंकि फैकल्टी आप कैसे हो, बड़े या छोटे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसका डिसीजन देते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि हम किस लेवल की फैकल्टी हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं कि मेरे बच्चे जो मेरे बच्चे, मैं दिल से उनको अपना कहीं ना कहीं स्टूडेंट, अपना बच्चा समझती हूं। इसी वजह से मैं हर लेवल पे इक्वल एफर्ट्स लगाती हूं। ऐसा नहीं है कि CSEE कोई और नहीं पढ़ा सकता था, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आके पढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब उनको CS बनाना है और लास्ट मोमेंट तक मुझे ही पढ़ाना है, CS के लास्ट लेवल तक मुझे पढ़ाना है, तो क्यों ना मैं उनका फर्स्ट लेवल से ही ट्यूनिंग बनाऊं। और जब फर्स्ट लेवल से हमारी ट्यूनिंग बनेगी तो आपको इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक नहीं है, ये सब्जेक्ट अनेक है, तो सब में मैं डील कर पाऊंगी और आपको एक एक्सपर्टाइजेशन दिला पाऊंगी। तो इट मींस अगर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हम बात करें, व्हाट डू मीन बाय रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसका अगर मीनिंग मैं आपको क्लियर करूं, ये होता है कि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका देना। दैट इज द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि कानून में एक इंपॉर्टेंट रूल है और हर एक जज या जो भी उस केस को डील करते हैं, ये रूल जरूर फॉलो करना चाहिए। पावर ऑफ NCLT की अगर हम बात करें, पावर ऑफ NCLT की अगर हम बात करें तो NCLT के पास बहुत सारी पावर दी गई है। जो भी कॉर्पोरेट्स कुछ गलत कर देते हैं, उनके ऊपर जो पेनल्टीज लग जाती है या कुछ राइट्स ऑल्टर हो जाते हैं, ड्यूटीज वगैरह, उन सबको कहीं ना कहीं NCLT डील करती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेजर फंक्शंस ऑफ NCLT, मेजर फंक्शंस ऑफ NCLT के कुछ अलग इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी दिए गए हैं। जैसे कि कंपनी एक्ट में मैं आपको बता देती हूं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जो कंपनी बनाई जाती है, पहले प्रोविजन समझ लो। जब आप प्रोविजन समझ लोगे तो मैं इससे भी एक एक लाइन आपको क्लियर कर दूंगी। जो कंपनी बनाई जाती है वो कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट की जाती है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, कंपनी बनाई जाती है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी एक्ट के तहत किया जाता है। और वहां पे जब ROC सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है तो वो ये समझ के, क्योंकि उसमें एक प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देता है कि ये कंपनी जो बनाई जा रही है वो कानून के तहत ही बनाई जा रही है। और कानून कौन सा है? वो कंपनी एक्ट 2013। लेकिन अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग, फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट्स, तो इस केस में NCLT के पास पावर है। NCLT के पास पावर दी गई है अंडर सेक्शन 7 की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 7 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेकर है। सेक्शन 7 के तहत कंपनी बनाई जाती है और सेक्शन 7 का आखिरी सब सेक्शन 7 में NCLT के पास पावर है कि अगर किसी ने ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी पावर्स यहां पे दे रखी है कि वो यहां पे उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर सकते हैं और वाइंडिंग अप का आदेश दे सकते हैं। तो देखिए अब समझते हैं यहां पे, द न्यू कंपनी एक्ट 2013 अनेबल क्वेश्चनिंग लीगलिटी ऑफ कंपनी बिकॉज स्पेसिफिक प्रोसीजरल एरर, द वर्ड इज यूज्ड एरर, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरर किया है कंपनी को बनाते वक्त, तो NCLT के पास पावर है कि वो कई सारे स्टेप्स ले सकती है, सेवरल स्टेप्स ले सकती है। उन स्टेप में से एक स्टेप हो सकता है कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है और कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता है। उसी के साथ साथ अगला स्टेप NCLT ले सकती है कि उस कंपनी से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड का आदेश दे सकती है। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं पावर दी गई है किसे? NCLT को। उसी के साथ साथ हम अगर आगे बढ़े तो अगले टॉपिक की ओर हम लोग आगे चलते हैं। अगली पावर दी गई है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की भी मैं बात बता देती हूं आपको, पहले मैं प्रोविजन क्लियर कर देती हूं, फिर उसके बाद यहां से हम पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो शेयर ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर जो करती है वो कंपनी करती है, क्योंकि कंपनी अपने यहां रजिस्टर मेंटेन करती है और रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसके नाम इतने शेयर है। जब उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है तभी हम कह सकते हैं कि वो उस कंपनी का शेयर होल्डर या कंपनी का मेंबर है। अगर वो पर्सन अपने शेयर किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके उसे कंपनी के पास जमा करने पड़ते हैं, और कंपनी फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की जगह जिसको शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसके नाम पे शेयर्स रखे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। लेकिन अगर कंपनी मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है ट्रांसफर करने से, क्या करने से, ट्रांसफर करने से, तो उस केस में भी आप एनसीएलटी के पास शिकायत लेके जा सकते हो। तो एनसीएलटी इज एम्पावर्ड टू हियर ग्रीवेंसेस मींस कंप्लेंट्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंपनी। क्या किस चीज की कंप्लेंट्स हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 58। तो 59 ऑफ द एक्ट वर अंडर द परव्यू ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। गोइंग बैक टू 1956, द सॉल्यूशन फॉर रिजेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसफर वर लिमिटेड ओनली टू शेयर डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, बट एज नाउ हैज बीन रेज्ड कंपनी एक्ट 2013 कवर ऑल द सिक्योरिटीज वेयर इशूड बाय द कंपनी। यहां पे इन्होंने कुछ पॉइंट जोड़ना चाहा और पुरानी बातों पे भी चर्चा करी। ये यहां पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा पुराना कंपनी एक्ट 1956 था वहां पे सिर्फ इन्होंने शेयर्स और डिबेंचर्स कवर किया था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 नए जमाने का एक्ट है, उन्होंने सिर्फ शेयर और डिबेंचर कवर नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटीज को भी कवर किया है। अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं तो सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो कि आपका जो ये सिक्योरिटी वर्ड है वो यहां डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है कि स्पेसिफिक एक्ट है जिसका नाम है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर H में ये डिफाइन किया गया है। तो यहां पे इन्होंने दो बातें बताई। एक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या एनसीएलटी जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को करने से मना कर देती है तो उनकी कंप्लेंट डील कर सकती है? आंसर इज यस। अगर ओल्ड कंपनी एक्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ शेयर और डिबेंचर्स कवर किए थे, लेकिन यहां पे इन्होंने शेयर और डिबेंचर्स नहीं, यहां सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया, एंड सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अगले मुद्दे की ओर मैं बढ़ जाती हूं। एक डिपॉजिट के पॉइंट की हम बात करते हैं। पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि डिपॉजिट किसे बोलते हैं, डिपॉजिट क्या होता है और किस तरीके के अधिकार डिपॉजिट होल्डर्स के अफेक्ट हो सकते हैं और वो कंप्लेंट लेके कहां जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो जो कंपनी होती है, कंपनी फंड रेज करती है, और कंपनी जब फंड रेज करती है तो एक होता है ऑनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ऑनर्स फंड की अगर हम बात करें तो शेयर्स के फॉर्म में कंपनी फंड रेज करती है। एक होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में भी कंपनी दो तरीके से फंड रेज कर सकती है, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। देखिए मैं डिपॉजिट का चैप्टर तो यहाँ पे नहीं पढ़ा रही, लेकिन जब तक मैं डिपॉजिट का मीनिंग क्लियर नहीं करूंगी तब तक मैं एनसीएलटी से आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो ध्यान दीजिए, अब हमने कहा कि जो डिपॉजिट है वो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से या मेंबर से दो तरीके से हो सकता है। कुछ फंड रेज करती है और शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बदले वो कुछ समय के बाद उस पैसे को वापस भी करती है, और जब तक पैसा वापस नहीं करती तब तक उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। अब यहां पे डिपॉजिट होल्डर के राइट कैसे कैसे अफेक्ट हो सकते हैं? डिपॉजिट होल्डर के राइट अफेक्ट हो सकते हैं कि उनको समय पे इंटरेस्ट ना मिले या उनको पैसा वापस ना मिले, तो उस केस में उनके राइट अफेक्ट हो सकते हैं। और अगर उनके राइट अफेक्ट हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एनसीएलटी के पास जा सकते हैं और एनसीएलटी के पास जाके केस फाइल कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इन्होंने एक और टर्म यूज किया, क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट मतलब वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल पे डिटेल में मैं आपको क्लास एक्शन सूट के बारे में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं उसके बारे में आपको दे देती हूँ। क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है कि उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी को करनी होगी, लेकिन इसके लिए उनको ऑर्डर लाना पड़ेगा एनसीएलटी से, तो एनसीएलटी आदेश देती है। तो
इट मींस यहाँ पे बीच में कई बार आप देख रहे हो कंपनी लॉ बोर्ड भी वर्ड यूज हो रहा है। ये जो कंपनी लॉ बोर्ड थी, ये ऑथोरिटी थी 1956 मतलब पुराने एक्ट में, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। उसकी भी सारी पावर्स जो थी कंपनी लॉ बोर्ड की भी, वो भी सारी पावर उठा के किसको दे दी गई है, एनसीएलटी। तो आज की डेट में कंपनी लॉ बोर्ड कुछ भी नहीं है, वो थी कब, कंपनी एक्ट 1956। ऑल पावर्स ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड इज वेस्टेड विद एनसीएलटी अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो डिपॉजिट की कनेक्शन में हम क्या कह सकते हैं, जो अनहैप्पी डिपॉजिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट के कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं एज ए क्लास एक्शन सूट। पावर टू इन्वेस्टिगेट की अगर हम बात करें, अगर इन्वेस्टिगेट की बात करें, अगर यहां पे ये बोला गया है अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराना है अबाउट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है एनसीएलटी के पास। पहले जो थी 100 मेंबर्स है, नाउ 200 मेंबर्स। और उसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी से कनेक्टेड पर्सन नहीं है तो वो भी क्या कर सकते हैं, एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। किसके लिए, एनसीएलटी ऑर्डर दे कि कंपनी के अंदर क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नाउ द प्रोविजन फॉर ड्राफ्टिंग फॉर ऑफरिंग एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम कोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। उसी के साथ फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी। एनसीएलटी को एक और पावर दी गई है कि कंपनी की एसेट्स क्या कर सकती है, फ्रीज। फ्रीज का मतलब ये होता है कि किसी का भी अधिकार नहीं रहता उस एसेट्स को ट्रांसफर, सेल या कुछ भी करने का, तो उन एसेट्स को भी क्या कर सकती है, फ्रीज कर सकती है। इस तरीके का आदेश भी एनसीएलटी का आ सकता है। वो भी किसके पास पावर है, देखिए आप देखा जाए तो यहाँ पे किसके पास पावर दी गई है, एनसीएलटी को दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात, जांच के दौरान ये बात तय हो जाती है कि कंपनी यहाँ फ्रॉड करने के उद्देश्य से एसेट्स इधर उधर ट्रांसफर कर सकती है, तो यहाँ पे एनसीएलटी को पावर दी गई है कि वो उन एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, जैसे अकाउंट्स में डिपॉजिट है, पैसा है या एसेट्स है। उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पे बताई गई है कि एनसीएलटी को की और क्या पावर है, कन्वर्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ध्यान दीजिए, सेक्शन 13 और 13 की हम बात करेंगे, ऑल्टरेशन इन ये सेक्शन 13 और 18 ये दोनों ही सेक्शंस जो है वो कंपनी एक्ट के इन्होंने यहां पे बताए, और ये दोनों ही सेक्शन की मैं बात बता देती हूँ, कन्वर्जन में लगते हैं। और सेक्शन 13 है ऑल्टरेशन से लेके, चेंजेस से लेके, ऑल्टरेशन इन एमओए। तो ऑल्टरेशन जब एमओए के अंदर होता है तो उसमें सेक्शन 13 के तहत किया जाता है। अब ऑल्टरेशन क्यों कर रहे हैं, जब भी कभी एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करती है, तो देखो पब्लिक का पैसा है और प्राइवेट लोगों के हैंड्स में जा रहा है, मतलब प्राइवेट हो रही है कंपनी, तो उस केस में कन्वर्जन करने से पहले, ध्यान देना, कन्वर्जन करने से पहले वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि पहले आप इस कन्वर्जन को कंफर्म करा के आओ, किससे, एनसीएलटी से। किससे, एनसीएलटी से। तो इट मीन्स सेक्शन 13-18 रीड विद रूल्स कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, सच कन्वर्जन नीड्स अ एस्टवाइल कंफर्मेशन फ्रॉम द एनसीएलटी। तो हम कह सकते हैं उसी के साथ साथ एनसीएलटी को 459 एक्ट में भी पावर दी गई है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस एंड माइट सब्जेक्ट टू ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर सच कंडीशंस। वो पावर दी गई है, वो कुछ कंडीशंस या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इट मींस जब भी कभी पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो उसके लिए भी आपको एनसीएलटी से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक एट लार्ज का स्टेक था और अब वो प्राइवेट लोगों में कन्वर्ट होने जा रही है। तो इससे पहले अगर एनसीएलटी उन सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देगी, अगर उसे लगेगा तो वो डिसाइड करेंगी, वो ऑर्डर देगी, अदरवाइज ऑर्डर दे भी सकती है और नहीं भी, और अगर ऑर्डर देंगी तो उसमें कुछ कंडीशंस लगा के भी ऑर्डर दे सकती हैं। ये आपके यहाँ पे टॉपिक था एनसीएलटी का, लेकिन इसमें मैं अब ऐड ऑन कर देती हूं, अगर कोई कंपनी एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई कंपनी एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेंगी, वो अपील कर सकती है एनसीएलएटी को। किसको अपील कर सकती हैं, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। तो वो अपील लगा सकती हैं किसे, एनसीएलएटी को। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील लगेगी, किसे, एनसीएलएटी। अगेन इट इज ऑल्सो अ क्वासी जुडिशियल बॉडी बट इट इज एन अपीलेंट ट्राइब्यूनल, अपीलेंट बॉडी, जो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या लगाई जाती है, अपील लगाई जाती है।